चैप्टर नंबर 26 आपका है जनाब इंक्रीमेंटल एनालिसिस का। और उसमें LO2 के तहत ये है और फिर LO3 के तहत हमारे पास आती हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। यहाँ पे आप बजटिंग कहते हैं, कैपिटल बजटिंग के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है कई बुक्स में। ठीक है, तो ये LO2 LO3 के तहत है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं उसमें 5 किस्म की टाइप हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको डिस्कस करते हैं। मेक और बाय decision. Secondly, got eliminate and unprofitable. एक्सक्यूज मी सर। जी सर बताएं। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, काइंडली सर चेक कीजिएगा। स्क्रीन शेयर है, अभी आ जाएगी सर आपको। आ मेरा कोई जाएगी इशू अभी। होगा, ठीक है सर, थैंक यू। काइंडली राइटिंग थोड़ी सी सर ठीक कर लें। सर मुझे ये बताएं कि ये वाली, इसको आपने क्या करना है, ये याद करना है आपने इसको, ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है नहीं। मुझे पहले एक बात बताएं। सर हैं, फिर भी हम वो डबल डबल जगह जाके पढ़ेंगे, इससे बेहतर है कि रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लेंगे। आप सिंपली जो है LO2 जो स्लाइड्स हैं उनको फॉलो कर लें, आपका सारा काम, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपका ये तो सिर्फ ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी निशानी के लिए कि आप ये मैं क्या किस के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए है। ठीक है, इसमें राइटिंग में मैं शब्द करके लिख लूँगा, वो क्या हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप इसको कर लीजिएगा। एलिमिनेट, इसको थोड़ा सा मिटा दें इसको। और ये भी आपकी देखिए आसानी के लिए है, नहीं तो बताएं कि कौन से मोस्टली टीचर इसको यूज़ नहीं करते। ये उसको आसानी के लिए कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन चाहिए आपको, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। पर्पस इसका नहीं है कि आपने इसको एज ए नोट्स यूज़ करना है, आप इसमें से कुछ भी याद नहीं करेंगे, समझेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है, हम जो भी टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमिनेट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस की ऑप्शन हो सकती है। वी ऑल्सो गॉट मेक और, अच्छा मेक को बाय तो हो गया है, हम यहाँ पे सेल प्रोडक्ट कर दें या प्रोसेस फर्दर हम उसको कर दें। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। फिर उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं स्पेशल प्राइस ऑर्डर्स। स्पेशल प्राइस ऑर्डर्स हमारे पास हैं। और 5th में हम यहाँ पे रिटेन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट को। ठीक है ना, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, तो इस तरह के फैक्टर्स हम यहाँ पे 4-5 किस्म की जो टाइप्स हैं हमने इसके मुताबिक न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। आपने असेसमेंट, आपने 2 असाइनमेंट की हैं इसके ऊपर। एक जो क्लास का जो टॉपिक है जिसमें मैंने कहा था आप में से कुछ 2 टॉपिक डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल, तो आपने दोनों चीज़ें की हुई हैं। तो ये उन टॉपिक्स में थे, यहाँ पर इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट आपके पास आएगा। अच्छा सॉरी। अच्छा, तो ये आपका इंक्रीमेंटल एनालिसिस के तहत आती हैं। और कैपिटल बजटिंग के तहत हम जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के तहत हम देखते हैं, तो उसमें आपके पास 4 टेक्निक्स हैं जिसमें एनुअल परसेंटेज रिटर्न है और आपके पास कैश पे बैक पीरियड है। ठीक है, ये आपके पास 2 टेक्निक्स हैं कैलकुलेशन वाइज, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होंगी आपकी, आप कैलकुलेशन प्लस डिसीजन जो भी आपका है, ठीक है, आप वो लेंगे। और उसके बाद जो 2 टॉपिक हैं जनाब NPV एंड IRR, उसमें आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा, तो आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, ओनली डिसीजन लेना है। तो डिसीजन विल भी आपको बताऊंगा वो क्या आपने किस तरह से डिसीजन लेना है। राइट, तो ये आपका बेसिकली आउटलाइन है इस पूरे चैप्टर की। हम जब डिसीजन लेते हैं, जो मैनेजेरियल जो आपके पास जो डिसीजंस हैं, वो आपने किस तरह से लेने हैं, दे वेरी ऑन योर अप्रोच, ऑन योर पॉलिसी, जो भी आप सिचुएशन है उसके मुताबिक आपने अपने डिसीजन को देखना है। ठीक है, जो भी कंडीशन है, अब उसकी फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, अब मंथली देख लें, सालाना देख लें, एज पर जो रिक्वायरमेंट है वो देख लें, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपके पास है, ये फॉर अगर स्पेशल प्राइस ऑर्डर आता है आपके पास, तो जब आपके पास स्पेशल प्राइस ऑर्डर आएगा तो उसमें तभी इसको एनालाइज करना है।
रिटेन रिप्लेस इक्विपमेंट के ऑप्शन आपके पास है, तो अगर कोई नया इक्विपमेंट अगर मार्केट में आ गया, आपने तभी उसके मतलब डिसाइड करना है कि हमने वो लेना है कि नहीं लेना, या सेल प्रोडक्ट या प्रोसेस फर्दर के मतलब का वो तो ऑप्शन है, तो उसको प्रोसेस फर्दर करके देख सकते हैं। एलिमिनेट एंड अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये भी आप उसको देख सकते हैं कि आपको पता है एक बिजनेस यूनिट है, वो चल रहा है लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसमें से आप वेट कर लें 2-4 साल 5 साल वेट कर लें, जितना वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका डिसीजन ले लें। अगर मेरे को बाय का डिसीजन करना है तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वो जो पार्ट है वो आपने खुद बनाना है या वो पार्ट अपने मार्केट से बाय करना है, तो उसका डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस आपने वो लेने हैं। तो कैंसिल कोई भी हो सकती है, लेकिन उन तरह के डिसीजन के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप कोई इंफॉर्मेशन लेंगे जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे। तो इंफॉर्मेशन में दो तरह की इंफॉर्मेशन है, एक फाइनेंशियल इन्फो है, एक आपकी नॉन फाइनेंशियल इन्फो है। जो फाइनेंशियल इन्फो है इट ऑल अबाउट द अकाउंटिंग नंबर, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, आपने उस चीज़ को वो होनी चाहिए आपके पास कि जी मतलब कि जी फलां मशीन कितने की पड़ेगी, वो हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करके देगी, हमें इनकम कितनी होगी उसमें से, उसका कॉस्ट कितनी आएगी, ओवरहेड कितने आएंगे, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको बन के आ जाती है। नॉन फाइनेंशियल में आप कस्टमर को भी देखते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को भी देखते हैं, प्रोडक्ट की जो वैल्यू एडिशन जो सर्विसेज होती हैं उसमें आप देख सकते हैं, आप अपनी कंपनी की पॉलिसी को देख सकते हैं, आप सेल्स के पैटर्न को देख सकते हैं, सेल्स टेरिटरीज को देख सकते हैं कि हमने फलां जगह पर सेल करना है नहीं करना। आप कंपनी के डायरेक्टर्स की पॉलिसी देख सकते हैं कि जी आपने क्वालिटी कौन सी मेंटेन करनी है, क्वालिटी सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है तो आपने उसको सर्टिफिकेट को मेंटेन करना है कि नहीं करना, जो भी इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको अपने फॉलो करना है कि नहीं करना, किस हद तक करना है, इस तरह की सर्टन चीज़ें यहाँ पे अपनी आ जाती हैं जिसमें नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। ये इन्फॉर्मेशन मैं बाहर कह चुका हूँ कि हमने इकट्ठी करेंगे, वी हैव टू डिसाइड कि हमने जनाब प्रोडक्शन मैनेजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने जितने भी अपने डिसीजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने वो तमाम जो एक्टर्स हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना है, उनके साथ डिस्कशन करनी है, इंटरव्यू बेस पे कर लें, क्वेश्चन बेस की बेस पे कर लें, ठीक है ना, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कर लें, दूसरी इंडस्ट्री को देखते हुए कर लें, जो भी बेसिस हैं आपके पास, आपने वो उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। लेकिन यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो तीन कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखने हैं, एक आपकी रेलिवेंसी, दूसरी आपकी अपॉर्चुनिटी, और तीसरी आपकी सम कॉस्ट, ठीक है। ये तीन चीज़ें अपने दिन में रखनी है। रेलिवेंसी क्या होगी कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप कर रहे हैं वो आपके डिसीजन के मुतल्लिक है, क्योंकि वो जो स्नेरियो है इसमें से कोई भी जो स्नेरियो है इसके मुतल्लिक है। तो रेलिवेंसी में क्या होगा कि जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी अक्रॉस अक्रॉस द अल्टरनेटिव, ठीक है, अक्रॉस द अल्टरनेटिव जो इंफॉर्मेशन होगी आपने सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, आपने पढ़ने का इरादा किया है, यूसीपी से पढ़ने का इरादा किया है, आपका और भी ऑप्शन होंगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, आपने डिसाइड करना है कि भाई मैंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आपका डिसीजन अगर फैक्टर कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो ट्रैवल टाइम है उसको आपने देखना है, तो आपके डिसीजन के हवाले से सिर्फ वो ट्रैवल टाइम ही देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी की फीस, अकोमोडेशन, क्वालिटी, टाइमिंग वगैरह हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो इररिलेवेंट है। आपने जो डिटरमिन किया है कि आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया है सिर्फ और सिर्फ आपके घर से यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है उसकी बेस पर डिसीजन लेना है, तो उस सिलसिले में आपने रेलिवेंट जो है रेलिवेंसी अपने देनी है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उठानी है। तो जो डिफरेंट हो अक्रॉस अल्टरनेटिव, जिनके चेंज करने से अल्टरनेटिव को फर्क पड़ता है कि वेदर आपने मे को बाय करना है तो आपने खुद बनाना है या बाय करना है, तो अपने रेलिवेंसी क्या होगी, उस पार्ट की प्राइस होगी, ठीक है, ताकि डिफरेंट फैक्टर आप क्वेश्चन जब आपने किए होंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिली वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बहुत अच्छा आइडिया है, इकोनॉमिक्स में उसको स्टडी भी किया हुआ है। हाँ सेम थिंग है, इसमें कोई ऐसी अपडेशन नहीं है, कोई ऐसा कोई इसमें नहीं है कि इसमें डिफरेंट हम यूज़ करेंगे, लेकिन समझने के लिए अगर यू हैव प्रॉब्लम में तो
तो समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट्स से अगर आपकी ये पूरी 4 साल की जो लाइफ है आपकी यूनिवर्सिटी, ये आपको कॉस्ट कर रही है 1 मिलियन की, ठीक है। और अगर आप ये काम ना कर रहे, आप ये एजुकेशन ना कर रहे होते, आप यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, यू स्टार्टेड अनदर जॉब आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद आपने कुछ काम किए, और वो काम करके आप अगले 4 सालों में आप कमा सकते थे 0.4 मिलियन, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने ये 0.4 मिलियन की जो इनकम है इसको फोगो करके आपने 1 मिलियन अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर लगाया है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी आएगी, ठीक है, आपके फोन एनालाइज जब भी करना है, आपने क्या करना है, आप उसको ऐड बैक कर लेना है। तो बेसिकली आपको ये जो ग्रेजुएशन है, आपको 1 मिलियन की चार्ज नहीं होगी, आपको ये जो क्वेश्चन है आपको 1.4 मिलियन की चार्ज होगी। आपका जो खर्चा होगा वो 1.4 मिलियन होगा, क्योंकि आपने ये 0.4 मिलियन यूज़ किया था इस एजुकेशन के लिए। तो आपने उसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड करनी है, ठीक है। वो कॉस्ट है आपकी, वो एक्सपेंस आपका बेसिकली वो जो संक कॉस्ट है, उसमें हम कहेंगे कि ऐसी कॉस्ट है जो ऑलरेडी लग चुकी हुई है, जिसका डिसीजन से रिलेटेड कोई मामला नहीं है। तो मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया था, लेकिन आपने वो एडमिशन छोड़ के या उसकी 6 माह या 1 साल क्लासेस लेके आप यूसीबी में आए हैं, तो वो आपने जो भी पैसा आपने गवर्नमेंट कॉलेज में लगाया उसको तो अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो डिग्री प्रोग्राम भी अलग था, और ऐसे वो सोशियोलॉजी में आप बैचलर्स कर रहे थे, तो अभी आप बिजनेस में कर रहे हैं। तो वो जो सोशियोलॉजी का जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो पैसे जो लगाए हैं, उसकी संक कॉस्ट है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से आपने उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी वो रेलिवेंट ही नहीं है। तो संक कॉस्ट जब भी आएगी आपने उसको इंक्लूड नहीं करना। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में अगर संक कॉस्ट का जिक्र होगा तो आपने उसको इंक्लूड नहीं करना अपनी कैलकुलेशन में, वो इज नो पार्ट ऑफ द डिसीजन। तो ये अपने ध्यान में रखनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। तो मैं तो आपको बताता हूँ कि अभी जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं वो आपकी वेरी करते हैं पॉलिसी पे, सिचुएशन पे, वैकेंसीज की डिपेंड करती है कि ये इन 4-5 सिनेरियो में से कौन सा और भी सिनेरियो हो सकते हैं, 4-5 सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो जो है आपको आप फेस कर रहे हैं, उस सिनेरियो के लिए आप डिसीजन लेने के लिए आपने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। वो इंफॉर्मेशन कुड बी फाइनेंशियल, कुड बी नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की निशानी है वो क्वांटिटेटिव होगी, नॉन फाइनेंशियल की क्वालिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखने। लेकिन वो ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो हम नहीं चाहते। हम मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमको अपना ब्रांड इमेज होता है, ठीक है, उसको हम चिपका करते हैं कि नहीं करते, यहाँ किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू एडिशन सर्विस को लेके आनी है कि नहीं लेके आनी। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख लें, अपने आप हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हर मोबाइल जो कंपनी है वो वैल्यू एडिड सर्विस भी दे देती हैं कस्टमर्स को, ठीक है। एक ऐसी वैल्यूज़ या कोर वैल्यूज़ या एक प्राउडनेस एक फील होती है कि आप पार्ट ऑफ द नेटवर्क हैं, आपको ये अवार्ड मिलेंगे, चाहे वो क्वालिटेटिव, ठीक है ना। आप चाहे आपको किसी क्लब में टिकट मिल जाए, तो इस तरह के बेनिफिट आपको प्रिविलेज इंटरेस्ट हो जाए आपके। फॉर एग्जाम्पल आपने अब जैज़ के कस्टमर हैं, आपके पास जैज़ की सिम है, पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, जैज़ का स्पॉन्सर है, आपने टिकट ली हुई है मैच देखने के लिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जैज़ वाले कहते हैं कि हमने एक दरवाज़ा आपके लिए खुला रखा हुआ है। तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसने वो जो कॉस्ट उसकी जो पे की है वो कस्टमर को अंदर करने के लिए, स्पीडी अंदर करने के लिए, प्रिविलेज जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज कस्टमर उनके लिए है। तो इस तरह के फैक्टर वापस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, आपने सिर्फ उस रेलिवेंट कॉस्ट को यूज़ करना है। रेलिवेंट कॉस्ट की निशानी ये होगी कि अगर वो कॉस्ट आप कंसिडर करेंगे तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपने वो काम करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे गिवन होगी आपने एनालाइज करना कि रेलिवेंट है अपने इस डिसीजन के लिए कि नहीं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्वालिटी अंदाजा है, उसमें भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ठीक है। संक कॉस्ट के मुताबिक आपने इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो संक कॉस्ट है आपकी, वो आपकी रेलिवेंट नहीं होगी, आपने कभी भी उसको अपने डिसीजन में इंक्लूड नहीं करना। लेकिन ये अब अपना इंक्लूड नहीं करना तो उसका मतलब है आपको ये पता हो कि ये संक कॉस्ट है, ठीक है, ये ऑलरेडी लग चुकी हुई है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ना वो वापस हो सकती है ना तब्दील हो सकती है, वो जो मादी है वो हो गया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है।
उसके बाद ये जो डिसीजंस हैं, जो आपके मेक और बाय डिसीजंस हैं, एलिमिनेट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, इनके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिनेरियोस बेसिकली जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, आप उनको देख लें। उसके मैंने न्यूमेरिकल्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि बुक में से, और एक्सरसाइज में से इसमें 2 असेसमेंट भी आप दे चुके हैं। वो सभी आप रिवाइज कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक ही बात मैं यहाँ पे कहूँगा आपके समझने के लिए, वो ये है कि इन तमाम सिनेरियोस के लिए हम जो अप्रेजल टेक्निक यूज़ करेंगे, जो कैलकुलेशन का मेथड हम यूज़ करेंगे, वो डिपेंड ऑन द सिनेरियो होगा। ठीक है, तो अपने जब अपने न्यूमेरिकल्स किए तो उसमें आपने बाद का कॉस्ट वाले प्रॉफिट एनालिसिस को यूज़ किया, बाद का अपने ABC कॉस्टिंग को यूज़ किया। ठीक है ना, इस तरह के सिनेरियोस हमारे पास हो सकते हैं। आप जो हो सकता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को आप एनालाइज कर लें। ठीक है ना, उस सिस्टम के तहत सिनेरियो को एनालाइज कर लें। तो ये जो भी टेक्निक्स हैं ये आपकी यूज़ होती रहेंगी, उसमें से कोई मसला नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपने चीज़ को देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसी आई है, उसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट इमेजिन कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके विदाउट एनी प्रिपरेशन तैयार होने चाहिए लॉजिकली, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो आगे तक कि आपको क्लियर फॉर्मेट नहीं मिलेंगे। आपने खुद डिसाइड करना है कि CVB के तहत हमने करना है, ABC के तहत हमने करना है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत करना है, किसी और सिस्टम के तहत करनी है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। ओके हो गया। बाकी बाकी तमाम जितने भी, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल्सो गॉट दोज के जी, जब हम ये न्यूमेरिकल से करते थे ये 4-5 सिनेरियोस थे, तो इसमें आप ये भी देखते हैं कि कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स होती थी। पता होता था कि नाब आपने कोई काम किया है, तो मिसाल के तौर पर मेक और बाय डिसीजन है या आपका एलिमिनेट वाला प्रोसीजर है, उसमें डाटा जो हो सकता है आपको फोरकास्ट करना पड़ जाए, आपको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ जाए, आपको एस्टिमेशन भी करनी पड़ जाए, बजट भी करनी पड़ जाए। तो उस तरह के सिनेरियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो उनके लिए आप काइंडली अपनी असाइनमेंट्स जो हैं, दोनों असाइनमेंट उनको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे काफ़ी हो जाएगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन विद दैट, जो हमारे क्लास लेक्चर है जिसमें मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन, कॉन्टेक्ट मी ऑन टीम्स। हम अपना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, कोई सेशन रख लेंगे, कोई जॉइंट सेशन रख लेंगे, रिविजन कर लिए या फिर कुछ कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए। मैं आपको आई विल बी अवेलेबल और मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। सेकंड जो इसका जो पार्ट है LO3 के तहत है, वो हमने डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट अप्रेजल का है, जिसमें हमने 2 चीज़ें बेसिकली देखनी है। एक आपका कैश पे बैक पीरियड है, और सेकंड आपका है जनाब आपका एनुअल परसेंटेज रिटर्न। अच्छा, एनुअल परसेंटेज रिटर्न की जब बात की जाए तो उसका जो फॉर्मूला है वो है जनाब नेट इनकम अवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का आगे से जो फर्दर फार्मूला है वो क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस वैल्यू एट द एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूँ कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू। ठीक है, ऐसे देखें डिस्पोजेबल वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं जी कि आपने कोई एसेट आपने परचेज किया है, वो एसेट आपने 1 लाख का परचेज किया है, उसकी जो सैलवेज वैल्यू आपने गिनी है, आपने सपोज की है वो 20,000 है। तो एज पर दिस इक्वेशन आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 60,000 निकलेगी। 1,20,000 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 60,000 आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो नेट इनकम जो भी गिवन होगी उसमें प्लग इन करें, आपका एनुअल परसेंटेज रिटर्न परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल तो आपका यहाँ से एक तरीके से हो जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सैलरी वैल्यू चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, नेट इनकम चाहिए। अच्छा, जब नेट इनकम पे बात की जाती है तो नेट इनकम जो होगी उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। नेट इनकम इज इक्वल टू अकाउंटिंग इनकम। अब अकाउंटिंग इनकम क्यों कहते हैं, उसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आपके पास ये एक इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। ठीक है, हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, कभी कितनी सेल्स है। लेट्स से कि जी हमने 2 लाख की जनाब हमने सेल्स की हैं। 2 लाख की सेल्स करने के लिए जो हमारी कॉस्ट सेल्स है या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हैं, जो हमारी इनकर हुई है, लेट्स से कि 1,20,000 हमारी वो इनकर हुई है, तो हमारे मुताबिक फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है वो 80,000 इसका प्रॉफिट बनता है। लेकिन स्टिल
वी वांट टू रिड्यूस दिस प्रॉफिट बाय शोइंग सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जिसमें SG&A सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाते हैं, वो भी काफ़ी तरह के एक्सपेंस आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक और एक्सपेंस आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास में आते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000 का है, आपकी नेट इनकम जाके बनती है 50,000। ये आपकी अकाउंटिंग इनकम कहलाएगी, ठीक है, जिसमें आपके सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स सेपरेट की हुई है, मजीद उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जो कैश में नहीं होता, ठीक है, वो भी लेस किया हुआ। ये क्यों किया होता है? भाई सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पर अकाउंटेंट ये चाहता है कि हमारा जो एसेट की जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर दें अवर इट्स यूजफुल लाइफ, ताकि सालाना बेसिस के ऊपर जो है ना वो उसका एक्सपेंस शो होता जाए, एकदम से कंपनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। और प्लस इसका एक और बेनिफिट ये भी होता है कि डेप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंस तक शो करेंगे तो आपकी टैक्स बिल आपका कम होगा। ऑब्वियसली आपका इनकम जो भी जनरेट करेंगे उसको भी टैक्स लगेगा ना। आप फॉर्मेट देख लीजिएगा अपना, जो भी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, कोई भी आप कंपनी की, किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, लिस्टेड कंपनी की जो है जैसे डीजी लिमिटेड है, इस तरह की आपको कंपनी की आप इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे तो आपको पूरा जो उसका जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो नजर आ जाएगा किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा आपको समझाने के लिए कि जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ से लेस किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है इस ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि नॉन कैश होता है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कैश वहाँ लगा तो नहीं है, एक्चुअली तो हमने इसको यूज़ नहीं किया है। हमने तो एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट जब की थी, जब हमने एसेट परचेज किया था हमने तब पेमेंट की थी। लेकिन अगर वो एसेट अगर 5 साल अगर यूज़ करते हैं तो उन 5 सालों में तो हम कोई एक्सपेंस नहीं कर रहे होते उस एसेट का, तो ये डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? ठीक है, उसकी वजह ये कि हम अपना टैक्स बिल कम करना चाहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए कि कंपनी को जो कैश कितना मिल रहा है, तो कैश हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि कंपनी के पास जो अवेलेबल कैश है वो 50,000 है। लेकिन हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जी कंपनी के पास जो अवेलेबल कैश है वो 50,000 प्लस 30,000 है, मैं ये कह सकता हूँ। क्या ख्याल है? जी जी सर, कह सकते हैं, क्योंकि ये क्योंकि तो कैश अपने, तो हमने आउट ही नहीं ना किया। हाँ कैश तुमने आउट नहीं किया ना, हमने तो 30,000 पे नहीं किया, ये तो हमारी जेब में ही है, हमारे गले में अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो हमें जो कैश रिसीव हुआ था उस साल वो 80,000 का हुआ था, बाकी हमारे खर्चों में निकल गया होगा। तो आपने जब उसको कैश पे बैक पीरियड जब मेथड आपने यूज़ करना है तो आपने कैश फ्लो बेस्ड इनकम यूज़ करनी है। कैश फ्लो बेस्ड इनकम, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैश फ्लो बेस्ड इनकम आपने यूज़ करनी है। अब कैश फ्लो बेस्ड इनकम कैसे आपने निकालनी है? आपके पास नेट इनकम गिवन होगी, ठीक है, उसमें आपने ऐड कर देनी है, ऐड बैक करना है, डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर देनी, सिंपल। आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो लेट्स से कि यहाँ पे नेट इनकम हमारे पास थी 50,000, तो आपने 30,000 की जो डेप्रिसिएशन है उसमें ऐड बैक कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80,000। ये आपके पास हार्ड कैश फॉर्म में इतनी अमाउंट होगी आपके पास अकाउंट में, या जो भी आपको साल में आपको इतने पैसे मिले हैं, आपको आपकी जेब में है ये। तो इट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो बेस्ड इनकम, जो कि मोस्टली जो छोटा बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, ठीक है, जो फल वाला है, वो ये सोचता है। फल वाला ये नहीं सोचता कि मैंने जो अपना जो स्टॉल मैंने लगाया था वो उसमें मैंने कितने पैसे लगाए थे। समोसे वाला ये नहीं सोचता कि जो मैंने इक्विपमेंट जो मैंने परचेज किया था वो कितने का ही है, या जो भी मैंने दुकान बनाई है वो कितने की लगी थी, वो चीज़ें ये नहीं देखता। वो डेली के डेली की जो भी इसको कैश मिल रहा है उसी को अपनी इनकम गिनता है। तो कैश फ्लो बेस्ड इनकम में सिंपल ये होगा कि नेट इनकम अकाउंटिंग इनकम है, उसमें आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो वंस यू गॉट दोज कैश फ्लो बेस्ड इनकम, तो अब आप अपना एंड जो कैश पे बैक पे वो निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपकी इन्वेस्टमेंट है जनाब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी, आज के दिन में मैंने इसको महीने से शो किया है ताकि पता चले कि ये मेरा आउटफ्लो है। इसके मतलब भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को कि माइनस प्लस हमने किसे करना है, आप किसी भी एक को कर दे, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आइडियली अगर लॉजिकली देखा जाए तो आउटफ्लो जो भी मेजर से पैसे निकले हैं मैं उसको माइनस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चले गए हैं। हम कंपनी चलाते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है, वो एसेट की जो यूजफुल लाइफ है लेट्स से हमारे पास आती है 5 ईयर। अब इन 5 ईयर्स में कंपनी ने ये एसेट को परचेज करके जो उसे कैश मिला है, कैश फ्लो बेस्ड इनकम जो उससे मिली है,
वो लेट्स से कि जी 30,000 पहले साल में है, 30,000 अगले साल में है, उससे अगले साल में जनाब है 35,000, उससे अगले साल में 25,000, और फिर 10,000। ठीक है, ये आपके पास ये कैश आपको मिला है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो कैश है वो कितनी देर में वापस आया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक कॉलम बनाएंगे कमुलेटिव का, कमुलेटिव का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे आप कमुलेट करेंगे जब कितना पैसा आया, तो एक साल के पहले साल के एंड पे आपके पास आया 30,000 वापस आया है। दूसरे साल के एंड पे आपको मिला है कितना, 60,000 मिला है आपका, 30 जमा 30 60,000। तीसरे साल के एंड पे आपको मिला है 95,000। अभी भी आप शॉर्ट है कितने, 5,000 से शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना पैसा जो है रिकवर किए 3 इयर्स प्लस में, ठीक है ना, 3 साल से ज़्यादा टाइम लगा आपको। आप अगेन इसको मजीद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने 5,000 की शॉर्टेज है, तो अपने अगले साल में 25,000 आपने फ्लैट किए है, तो 25,000 को आप उसको डिवाइड कर दें जनाब मंथ के ऊपर, ठीक है। उसको डिवाइड कर दें मंथ के ऊपर, तो 25,000 को डिवाइड किया 12 के ऊपर, तो 2000 2100 कुछ, ठीक है ना। मैं आई डोंट वांट टू डू कम्प्लीटली, लेकिन इमेजिन करेंगे जनाब इसका आंसर, सपोज सर करने दो के लिए हजार तिरासी आता है। 2083 आ गया, 2083 आ गया। तो आप देख लें कि 2083 है, तो आप देख लें कि 5,000 को कब कितने दिन में करेंगे, 2083 ये हो गया, तो आपके पास ये 4,166, आपके पास 4,167 आ गया। तो ये दो एग्जांपल, तो इसी डाटा थोड़ा सा है कि अपने राउंडिंग पॉइंट्स में डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन समझ लें कि जनाब आपने 2500 पहले रिकवर किया और 2500 दूसरे महीने में रिकवर किया, तो आप 2 महीनों में अगला 5,000 भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो कैश पे बैक पीरियड होगा वो 3 ईयर प्लस 2 मंथ्स होगा, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल पॉइंट्स में डेसिमल में चला जाए, लेकिन आपका पैसा 3 साल 2 महीने में वापस आया है, इस चीज़ को अपने दिन में रखना है। यही आपका कैश पे बैक पीरियड है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कंप्यूट करेंगे, कम्युलेटिव वाला अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद ये इसको यहाँ पे हम इसको ऐड अप करके देखेंगे हमारा 1 लाख कहाँ पे मुकम्मल होता है। तो ये आपका ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं आपके इस एंगल से भी आपके हो जाएंगे। अब आते हैं जनाब सेकंड जो एस्पेक्ट था, जो LO3 का जो पार्ट ऑफ द अप्रेजल है, कैपिटल बजटिंग है, वो NPV एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, इसकी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, ये दिन लिखिएगा। इसमें जब भी आपको मैं दूंगा तो आपको मैं दूंगा डिसीजन, कि डिसीजन बताइए आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आपने उसी को एनालाइज करना है। तो उस हवाले से NPV आया कि मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ ये क्या है क्या। एक बात तो ये है कि ये ना ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट आपको बिजनेस फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, फाइनेंस के जितने भी कोर्सेज आपको मिलेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर वो मुकम्मल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पहला फाइनेंस पढ़ाने से पहले आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अच्छा, अब ये कहता क्या है, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को एक लोन देता हूँ 1 लाख का। आज मैंने एक लोन दिया बंदे को 1 लाख का, और वो जो लोन है उसने मुझे वो वापस करना है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद मुझे वो जब लोन वापस देगा तो मुझे कितने पैसे वापस करेगा, इसकी कंफ्यूजन आ जाएगी। कुछ लोग कहेंगे जनाब 1 लाख ही वापस करेंगे, क्योंकि 1 लाख लिया था 1 लाख ही वापस करना चाहिए। मैं कहूँगा उनके साथ जाती है, क्योंकि 1 लाख की जो वैल्यू आज है 5 साल बाद वो नहीं है। 5 साल बाद तो 1 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो आप उस 1 लाख से वो चीज़ें नहीं ले पाते जो आप आज ले सकती हैं। तो इस वाले से मैं कहूँगा कि यार ये जो हमें 5 साल के बाद है, हमें 1 लाख ना दीजिएगा, हमें कुछ ज़्यादा दीजिएगा, कंपनसेशन दीजिएगा। आपकी जो भी अमाउंट है, जो भी आपकी रिटर्न है, वो आपको ज़्यादा होना चाहिए। तो एज एन एग्जांपल इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई एक कन्फ्यूजन है दोनों पार्टी के दरमियान में, हम एक अरेंजमेंट कर लेते हैं कि भाई हमें कोई फटा ना हो। तो लेट्स से कि आज के दिन में 1 लाख रुपये से मैं 1 टन आयरन परचेज कर सकता हूँ। मेरे पास ये है, रियलिटी है कि 1 लाख अगर मेरे पास हो तो मैं 1 टन लोहा परचेज कर लूँ, ठीक है। तो 5 साल के बाद जब मुझे वो बंदा पैसे वापस देना चाहेगा, मुझसे पूछेगा मैं कितने वापस दूँ, मैं कहूँगा यार आप चेक कर लो मार्केट में 1 टन लोहा कितने का, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पैसे दे दें।
ताकि इक्वल पता चले कि ये आपने सेम अमाउंट वापस आई है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जी 1 लाख टन जो 1 टन जो लोहा है 5 साल के बाद आपको मिलेगा 1,25,000 का, तो उस बंदे को 1,25,000 वापस करने चाहिए 5 साल बाद, ताकि इसकी जो जितने पैसे उसने लिए उतने ही वो वापस कर रहे हैं। हम लोग में से बहुत से लोग इतना कि काम कर रहे होते हैं ना, 500, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले लिया, 2-3 साल बाद, 2-3 महीने बाद वापस करते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट ले लेते हैं, ले लें, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपने देखना था कि जो आप पैसे दिए उतने ही वापस आने चाहिए। तो उसके तहत आज के दिन अगर 1 लाख दिए तो आपको 5 साल के बाद अगर वो 1,25,000 आपको वापस करेगा, तो फिर उसने आपको 1 लाख रुपए वापस किया है, इस बात पर हम मुत्तफिक हो गए हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर मैं एक और सिनेरियो परचेज इमेजिन करूँ कि इन्वेस्ट जो लोन है आपका वो 3 साल का है, और उसकी जो जो इस टाइम पे जो वैल्यू है वो है लेट्स से 75,000। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में 75,000 की वैल्यू कितनी होगी अंदाजन, कोई बताएं मुझे, कोई भी नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, कम होगी ज़्यादा होगी, इतना पहले से बताएं। सर 3 इयर्स पहले सारी पता थोड़ी कम होगी। कम होगी, तो लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन में, अच्छा जी ये आज के दिन में जो 75,000 है, आज के दिन में उसकी वैल्यू लेट्स से 65,000 है, इमेजिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ, लेकिन पता चला है कि कम है। इन द सेम वे में जब हम प्रोजेक्ट को प्रेस कर रहे होते हैं, जब हम ये कैश पे बैक पीरियड को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जनाब जो आज के दिन हमने 1 लाख स्पेंड किया था और हमें हर साल 30K, फिर 30K, फिर उसके बाद 35K, 35K, फिर उसके बाद 25K, फिर उसके बाद 10K। तो मेरे हिसाब से अगर ये 30,000 की जो आज के दिन वैल्यू होगी वो 30,000 से कम नहीं होगी। लेट से मैं कह दूं कि ये 28,000 है, इमेजिन, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि 30,000 जो 2 साल बाद मिलने हैं उसकी जो आज के दिन वैल्यू है वो इमेजिन कर लो वो 25,000 है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो 35,000 आपको जो 3 साल बाद मिलना था आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 है। मैं ये इमेजिन कर लूँ कि आपकी जो क्लास, 1 मिनट मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं रिज्यूम कर
अच्छा, ये हम बैक। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपकी हम इमेजिन कर सकते हैं कि why is this so राइट। अच्छा, हम इमेजिन कर सकते हैं कि जनाब आपका ये जो 25K है, ये आपका जो हमें 4 साल बाद मिलना है, आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो लेट्स से 18,000 है। वी कैन ऑल्सो इमेजिन कि जो 10 साल हमें 5 साल बाद मिलना है, आज के दिन में उसकी वैल्यू 8,000 है। ठीक है ना, आज के दिन उसकी वैल्यू 8,000 है। ठीक है, हम इस तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी हमने आज के दिन में इनकी वैल्यूज निकाली हैं, वी विल सिंपली ऐड दम अप। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, -1,00,000 प्लस जो इतनी भी अमाउंट है 28,000 है, प्लस 25,000 है, प्लस 30,000 है। ठीक है ना, सो ऑन हम ऐड अप करेंगे। अगर तो आंसर आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा लूज किया है। ठीक है ना, आपको लॉस हुआ है आज के दिन में। एग्जांपल ले लें कि अगर मैं शालन मार्केट से 1,00,000 की चीज़ परचेज करता हूँ और उसको दोपहर को 2 बजे मैं 1,20,000 की सेल करता हूँ, तो उसका मतलब मुझे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आज के दिन में। ठीक है, आउटफ्लो मेरा 1,00,000 का था, इनफ्लो मुझे हुआ है 1,20,000 का आज के दिन में। यहाँ तो मुझे फ़ायदा होगा। तो सेम वे में हमने 1,00,000 खर्च किया और आज के दिन में तमाम जो कैश है उनकी आज के दिन की जो वैल्यू निकाली है वो 1,00,000 से ज़्यादा है, तो भी आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा। और अगर हम ये कहते हैं कि जनाब आपका जो एनपीवी जो है अगर वो नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब आपने पैसा लूज किया है, आपको लॉस हुआ है। तो डिसीजन क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, आप इसी को देख लें। अगर तो आपका एनपी नेगेटिव है, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपने पैसा लूज किया है। ठीक है, तो उसमें ऐसे होएगा तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। सिर्फ ये जो डिसीजन फैक्टर है, आपने इस डिसीजन फैक्टर को यूज़ करना है। जो सेकंड जो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़े का है। मैं आपको बैंक की एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, कि बैंक आपको पता ही है कि बैंक का जो बिजनेस है वो क्या है। वो आपसे डिपॉजिट भी लेता है और आपको लोन भी देता है। दो चीज़ें बैंक करता है। डिपॉजिट लेट से वो 8% पे 8% आपको डिपॉजिट पे 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर वो आप लोन लेते हैं कोई कंपनी, तो बैंक उसको लेट से 12% बैंक उसको चार्ज करते हैं। तो हमें समझ आ रही है कि बैंक अपना बीच में 4% रख रहा है, जिसमें से अगर हम एवरेज तौर पर देखा जाए तो नॉर्मली अंदाज़ा ये होता है कि जी 2% बैंक का सालाना खर्चा होगा, जितना भी वो अखराजात हैं ऑफिस मेंटेनेंस के, एम्प्लॉय की सैलरीज के। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक को अल्टीमेटली 2% हम बचत हुई है अपने बिजनेस में साल की। ठीक है, अगर वो एक ही ये सिनेरियो में लेके चलें कि 8% उसने लोन डिपॉजिट इकट्ठा किया हुआ है, जो भी कस्टमर उनको 8% पे कर रहे हैं, सेम पैसा वो जनाब दूसरी कंपनी को वो एज ए लोन देता है, कस्टमर को वो लोन देता है, उससे 12% रिसीव करता है। टोटल बैंक को बचते हैं 4%। उस 4% में से उसने अपने खर्चे निकालने हैं, लेट से वो 2% हुए, तो बैंक को अल्टीमेटली 2% फायदा होगा। इस वाले एग्जांपल में अगर मैं देखूं कि जनाब बैंक जो है उसको उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा जो उसने कैपिटलाइज किया है, जो उसने मोबिलाइज किया, जो इकट्ठा किया, उसकी जो कॉस्ट है वो अगर 8% है, और आगे वो जिस भी स्कीम के तहत लोन दे रहे कस्टमर को, और उस लोन के तहत वो कलेक्ट कर रहे हैं बैंक 12%, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो 12% है ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो एज लॉन्ग एज आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप एक्सेप्ट करेंगे। और एज लॉन्ग एज आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो एक एग्जांपल होती है आपके, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि जी हम बैंक की एग्जांपल नहीं लेते, हम एक आम सादी सी एग्जांपल लेते हैं
कि अगर मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ और उस काम के लिए मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक मुझे चार्ज कर रहा है 10%, ओबियसली जो भी मैं काम करूँगा मैं देखूँगा वो मुझे जो बिजनेस है मुझे रिटर्न कितना कर रहा है। वो बिजनेस लेट से मुझे रिटर्न कर रहा है 22%। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार ठीक है 22% आ रहा है तो 12% मैं बैंक को दे दूंगा, मुझे 12% बच जाएगा। ठीक है, मेरे में ये चीज़ बैठेगी। मुझे 22% नहीं बचेगा क्योंकि मैंने बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो पे करनी ना। इनकम स्टेटमेंट में मेरे को नजर आती है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं, तो या लाइबिलिटी सेक्शन में आपका डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो वो बेसिकली आपने 22% आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको बेसिकली 12% रिटर्न मिला है। 10% आपने बैंक को अपना जो भी लोन है उसकी मद में इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो ये जो 12% होगा जो भी आपको बिजनेस से रिटर्न मिलेगा, ओवरऑल रिटर्न जो मिलेगा उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और जो पैसा आपने यूज़ किया हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, उसकी जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। तो ये डिसीजन फैक्टर अपने ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स का, तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं आपको एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके मैं आपको दे दूंगा और पूछूंगा बताएं कि ना एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो जो भी डिसीजन फैक्टर्स हैं उनको मुताबिक देखते हुए आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लीजिएगा। तो पूरे चैप्टर में आई थिंक यही आपकी सब चीज़ें होंगी। अगर इफ समबडी वांट टू गेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर तो वो इस वीडियो को देख ले तो उसको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट गोना बी इन दिस चैप्टर। तो बाकी आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि लाजमी नहीं है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो ही आपके लिए काफ़ी हैं। ये वाली वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। आपको जो मैंने फाइनेंस लेवल से मैंने दिया था उसके तहत 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपकी चैप्टर की स्लाइड, मैं कोशिश करता हूँ मैं स्लाइड भी दिखा दूँ आपको मैं, ताकि आप वहाँ से भी उसको देख लें। अच्छा जी, ये तो जनाब आपके पास ये स्लाइड्स हैं चैप्टर नंबर 26 की, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनको रीड कीजिएगा, LO3 तक आप रीड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं पहले LO1 में कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको रेलिवेंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सम कॉस्ट की समझा चुका हूँ, क्योंकि ये इसमें तो समझाया, इसमें तो इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। बाकी आपकी डिसीजन कब लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल भी है। एनवायरनमेंट है, ओवरऑल कंपनी का इमेज है। ठीक है ना, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने इमेज को बढ़ाना चाहते सर हैं ये आप स्लाइड्स कहाँ अपडेट है? पोर्टल के ऊपर। ओके सर। ठीक है, पोर्टल के ऊपर अपडेटेड हैं, वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर नहीं भी होंगे मुझे टीम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं बता, आप पोर्टल पे मिल जाएंगे यार पे आप। पड़ी है सर वैसे ही पर। आप देखिए कुछ ना कुछ ये चीज़ें उनको मिलती हैं जो जस्तजू रखते हैं, जो कहते हैं यार हमारे पास कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देखेंगे इधर उधर मिलेंगे तो आपको मिलेगी चीज़ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल एनालिसिस के ये भी वर्किंग है, फॉरगेट बोथ दिस। मेन आपका जो होगा आपका वो यहाँ से स्टार्ट होगा। स्पेशल प्राइस ऑर्डर है, ये एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसको देखिएगा। मेरे को बायो डिसीजन की एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी उन्होंने बीच में डाल के शो किए हुए हैं। तो ये 4-5 एग्जांपल्स कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, आपका ये पार्ट भी डन है। और उसके बाद जब आप जाएंगे रेट ऑफ रिटर्न को और कैश पे बैक पीरियड को देखेंगे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे ये देखें एग्जांपल्स की मैंने, डिस्काउंटेड वाला आपने नहीं करना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी गिवन है, उसका एक इलस्ट्रेशन भी गिवन है, आप वो भी देख सकते हैं। तो एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू गो एंड ग्रैब थिंग्स। तो आपको तैयारी के लिए मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 4 चीज़ें चाहिए। एक तो जनाब आपको स्लाइड्स चाहिए, दूसरी जो ये विजन वीडियो जो आज हमारी रिकॉर्ड हुई है ये आपके पास होनी चाहिए। इसे आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो आपने उनको देख लीजिएगा हम। ठीक है ना, तो ये जो भी डिटेल फाइनेंस सिलेबस की मैंने जो आपको आउटलाइन दी है वो 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका एग्जाम होगा। इस चीज़ को अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ मिस की तो आपका एग्जाम जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको मसला होगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सर ये मैंने, छोटी सी, हाँ जी, सॉरी सर, सॉरी आप पूरा कीजिए सर बात, सॉरी। एग्जाम में 5 to 10% क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हुए हैं
जो कि आपके इन वो जो फाइनल सिलेबस है उसमें कवर नहीं होते। वो 5% फॉर एग्जाम्पल 2-3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि उसमें कवर नहीं होगा, जो मैंने आपको फाइनल सिलेबस आपको दिया है। वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लास लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हुए हैं, या फिर आपको मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे एक जो जनरल लॉजिक के तहत मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके तहत उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग क्लास में एब्सेंट रहे हैं वो उसको आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आंसर आंसर दैट क्वेश्चन। और हो सकता है उनका बिल्कुल आंसर ठीक हो, करेक्ट हो, लॉजिकल हो। उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर वो भी ले लें। लेकिन जो बंदे क्लास में मौजूद हुए हैं, जो सुनते हुए हैं, चीज़ों को देखते हुए हैं, काम करते हैं, उनको तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें। ओके ओके जनाब। जी सर, ओके ओके। है ना? तो सर मैं अभी एक बात पूछ रहा था सर। बताएं।